अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? डियर स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1429 कोड की असाइनमेंट को समझने की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑटमो 2025 की जो दोनों असाइनमेंट्स हैं, इंशाल्लाह हम उसकी आज से वीडियोस जो ना वो अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट नंबर 1, ऑटमो 2025 बिजनेस मैथ 1429 कोड। तो असाइनमेंट नंबर 1 का एक एक क्वेश्चन इंशाल्लाह हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो स्प्रिंग 2025 में पेपर आया है उसमें 6 से 7 क्वेश्चंस हैं जो कि असाइनमेंट में से आए हैं। ठीक है। और वैसे भी हर सेमेस्टर में मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों ने असाइनमेंट वाले क्वेश्चन लाजमी याद करने हैं, इसको अच्छे तरीके से समझना है, प्रैक्टिस करनी है। और जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आप लोगों के पेपर में ये लाजमी आ जाते हैं। ठीक है। और इस बार जैसे कि 6 क्वेश्चन ये 7 आए हैं तो इसका मतलब कि आपका सारा पेपर 100% आप पेपर हल कर सकते हैं, कर सकते थे। जिन्होंने असाइनमेंट नंबर 1 और असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2025 समझी थी, अच्छे तरीके से देखी थी। तो आप लोगों को समझाने का मकसद भी हमारा यही होता है कि आप लोग असाइनमेंट 1 और 2 समझे भी और साथ में आप इसको सॉल्व भी करें। एक एक क्वेश्चन करके डेली बेस पे एक एक क्वेश्चन करते जाएं और उसको समझते जाएं, साथ में प्रैक्टिस करते जाएं। आपकी असाइनमेंट भी हो जाएगी और साथ में आप पेपर हल करने के भी काबिल हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सैंपल स्पेस, फाइंड द सैंपल स्पेस ऑफ चूजिंग एन ओड नंबर फ्रॉम 1 to 15 एट रैंडम। मतलब वो कह रहा है कि 1 से लेकर 15 तक ये नंबर दिए हुए हैं, इसमें से हमने ओड नंबर लेने हैं, चूज करने हैं, और उसी को हम सैंपल स्पेस का नाम देंगे। मतलब सैंपल स्पेस निकालनी है 1 to 15, 1 से लेकर 15 तक नंबर दिए हुए हैं, इसमें से हमने वो वाले नंबर्स की सैंपल स्पेस निकालनी है जो कि ओड हैं। और ओड आप लोगों को पता है, ओड का मतलब वो नंबर हैं जो कि 2 पे डिवाइड नहीं होते। जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11। ठीक है, इस तरीके से वो वाले नंबर आपने यहाँ पे लेने हैं, ओड नंबर ताकदाद। तो यहाँ पे हमारे पास ये 1 से लेकर 15 तक नंबर दिए हुए हैं, उसमें से हमने ओड नंबर लेने हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ओल्ड नंबर्स बिटवीन 1 to 15। वो कौन कौन से हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15। तो ये सारे नंबर आ जाएंगे और इसी को हम सैंपल स्पेस का नाम देंगे। जस्ट इतना सा ये सवाल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप लोग इसको, इसका ए पार्ट समझ गए होंगे। अब इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में वो कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट। तो यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेशन है ये। और मोस्टली पेपर में आती रहती है, अगर डेफिनेशंस आती हैं चैप्टर 1 में से तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स की है। तो इसका हम डिफरेंस निकालते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है। और एक तो ये आप लोगों को फ़र्क समझ आ जाएगा, दूसरा आप लोगों को ये डेफिनेशंस भी याद हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। लेट्स से हमारे पास दो इवेंट्स हैं, ए एंड बी, जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, यहीं से आप लोगों को समझ आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, यहाँ पे खाली सेट लिखा हुआ है। खाली सेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे इनके दरमियान कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, कोई कॉमन वैल्यू नहीं आएगी। मतलब कि लेट्स से कि अगर मैं कहता हूँ कि जो ए हमारे पास ए इवेंट है तो इस ए इवेंट के अंदर मैं यहाँ पे कहता हूँ 1 2 है, और इसी तरीके से मैं कहता हूँ बी इवेंट के अंदर जो ना वो हमारे पास है 3 एंड 4 है। तो आप इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों में देखेंगे कि कोई चीज कॉमन नहीं है। ऐसे इवेंट्स जिनमें कोई चीज कॉमन ना आए, कोई वैल्यू कॉमन ना आए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, सॉरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि इनमें कॉमन क्या है। तो कॉमन जो ना वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी ना हो तो उसको हम यहाँ पे खाली सेट का नाम देते हैं कि यहाँ पे खाली सेट है, कुछ भी नहीं है, कॉमन इनमें कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि देर इज नो आउटकम, यहाँ पे कोई आउटकम नहीं आ रही है, मतलब हमारा कोई जवाब नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, कि ए और बी से रिलेटेड जो ना इनमें कोई आउटकम नहीं आ रही है जो कि कॉमन हो। तो कॉमन नहीं होगी तो उसको हम क्या नाम देंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। तो ऐसे दो इवेंट्स जिनमें कोई चीज, कोई वैल्यू कॉमन नहीं होती है, उसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का नाम देते हैं। और इसको हम यूं लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, यहाँ पे ये इक्वल का साइन है, अब माइनस ना समझिएगा, ठीक है।
ओके, तो ये हो गया म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। इसकी यहाँ पे नीचे एग्जांपल भी मैंने दी है आप लोगों के समझाने के लिए मजीद, सो दैट आप आसानी के साथ इसको समझ जाए। ये ए और बी दो इवेंट्स हैं, तो इन दोनों के दरमियान कोई चीज़ कॉमन नहीं है, नो कॉमन आउटकम। तो यहाँ पे इसको हम नाम देंगे ए और बी। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो यहाँ पे इसको हम डिफाइन करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास काफ़ी सारे इवेंट्स हैं, E1 E2 E3 E4, जैसा कि यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है ना। जाना दिन छुट्टी होगी। जैसा कि यहाँ पे ए और बी इवेंट्स हैं, अगर मैं यहाँ पे ए बी सी डी या दो भी ले लेता हूँ तो भी चलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तो हमारे पास कोई कॉमन नहीं आया है। और जब हम कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स की बात करेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि हमने इनका यूनियन लेना है, इनको इकट्ठा करना है, चाहे इनमें कॉमन है या नहीं है। हमने सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिखने हैं, टू भी लिखना है, थ्री भी लिखना है, और इसके अलावा मजीद और भी होंगे तो वो भी हमने लिखने हैं। मतलब सभी को इकट्ठा करना है, उसका यूनियन लेना है। यहाँ पे लेट से मैंने कहा हुआ कि E1 E2 E3 EN, मतलब काफी सारे जो ना अगर इवेंट्स भी लेते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे? उसका ये यू का मतलब है यूनियन। E I E जो ना वो काफी सारे हमारे पास इवेंट्स हैं। एन का मतलब यहाँ पे काफी सारे इवेंट्स हैं, EN। ठीक है, तो वन से लेकर एन तक हमारे पास इवेंट्स दिए हुए हैं। इसका मतलब ये है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आई इक्वल टू वन है, तो मतलब कि फर्स्ट E1 जो ना हमारा ये फर्स्ट इवेंट है, और एन का मतलब के लिए हमारा लास्ट इवेंट है। तो हमारे पास काफी सारे इवेंट्स हैं E1 से लेकर EN तक। उसका जब आप यूनियन लेंगे, ये कैपिटल यू लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यूनियन है। तो जब हम उसका यूनियन लेंगे तो हमारे पास एक सैंपल स्पेस आ जाएगी। उस सैंपल स्पेस में क्या होगा? वो तमाम एलिमेंट्स होंगे, तमाम नंबर्स होंगे जो कि इन इवेंट्स के अंदर होंगे। आगे एग्जांपल आप लोगों को मजीद इंशाल्लाह इजीली समझ आ जाएगी, लेकिन आपने इसको समझना है। एन का मतलब ये लास्ट इवेंट है, ठीक है, ई का लास्ट इवेंट है। और ई आई इक्वल टू वन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट इवेंट है। फर्स्ट इवेंट से लेकर एंड इवेंट तक, लास्ट इवेंट तक हम क्या करेंगे, उसका यूनियन लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? सैंपल स्पेस आएगी। सैंपल स्पेस में वो तमाम नंबर्स आ जाएंगे, वो तमाम वैल्यूज आ जाएंगी जो कि इन तमाम इवेंट्स के अंदर मौजूद हैं। तो इसका मतलब क्या है? एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स मस्ट अकर इन एवरी ट्रायल। इसका मतलब क्या है कि वन ऑफ द इवेंट्स मस्ट अकर इन एवरी ट्रायल। हर ट्रायल में ये कम से कम लाजमी शामिल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये लाइन जो ना वो स्किप भी करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ये इसका मतलब यहाँ पे समझाया गया है। अगर आप ना भी लिखना चाहें तो ना लिखें। इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है। इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है कि ये सैंपल है, S इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ये सैंपल है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें लेट कर लेता हूं कि मैं E1 जो ना वो पहला इवेंट है 1 2 3, और E2 ये हमारा दूसरा इवेंट है 4 5 6। और जब इसका हम यूनियन लेंगे तो उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि ये सारे नंबर यहाँ पे आएंगे 1 से लेकर 6 तक। ये दोनों में जितने भी ये नंबर्स हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पे सैंपल स्पेस के अंदर लिखेंगे। यूनियन का मतलब ये होता है कि आपने सारे नंबर लिखने हैं, सभी इवेंट्स के नंबर लिखने हैं। हाँ, ये याद रखना आप लोगों ने, अगर यहाँ पे वन लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे भी दूसरे इवेंट में भी वन आ जाए तो आपने नीचे डबल नहीं लिखना। सैंपल स्पेस में कोई भी वैल्यू डबल नहीं लिखनी आपने। इस बात का आप लोगों ने ख्याल करना है। जैसा कि यहाँ 3 है, 2 बार नहीं आना चाहिए। 4, कोई भी नंबर जो ना वो 2 बार डबल नहीं आना चाहिए। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल करना है। ठीक है, तो यूनियन का मतलब क्या है? आपने तमाम नंबरों को इकट्ठा करना है, एक जगह पे लिखना है, तमाम वैल्यूज लेनी है। तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, जिनमें हम कॉमन लेते जिनमें हम सभी को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स कि हम जिसमें हम सभी को इकट्ठा करते हैं। तो आप इसको ऐसे भी जा सकते हैं, कलेक्टिवली मतलब इकट्ठा करना। तो इनको हम यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। तो जब हम सभी इवेंट्स को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं, यूनियन लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है? वो सैंपल स्पेस बन जाती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है कि ये दो इवेंट्स हैं, जब जब इनका हमने यूनियन लिया तो हमारे पास ये सैंपल स्पेस आ गया। ये सैंपल स्पेस ऊपर वाली वही है जो ऊपर हम दी हुई थी। ठीक है, तो ये एग्जांपल के तौर पे मैंने आप लोगों को समझाया। उम्मीद है कि आप लोग इसको काफी हद तक समझ गए होंगे। अब इसका हम सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में वो क्या कहते हैं? सी पार्ट में वो कहता है कि द प्रोबेबिलिटी दैट एन एप्लीकेंट फॉर पायलट स्कूल विल बी एडमिटेड। तो एक एप्लीकेंट जो ना वो स्कूल में एडमिट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। इफ 3 एप्लीकेंट्स आर सिलेक्टेड, अगर 3 एप्लीकेंट्स को हम सिलेक्ट करते हैं रैंडमली,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल बी एडमिट, ऑल थ्री विल बी एडमिट, तीनों के तीनों एडमिट होंगे। नन विल बी एडमिट, कोई भी एडमिट नहीं होगा। ओनली वन विल बी एडमिट, उसमें से कोई भी एडमिट नहीं होगा। ये है सवाल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, वहीं से हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। इसका डिफरेंट मेथड है, हम दो तीन तरीके हैं इसको हल करने की। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को आसान तरीके से समझाने की, जहां से आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, कि एक एप्लीकेंट एप्लीकेंट दाखिला लेना चाहता है या एडमिट होना चाहता है स्कूल में, तो वो जब स्कूल में दाखिल हो जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। अगर वो दाखिल नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर वन पे ये चीज हमने देखनी है। ठीक है, इफ थ्री एप्लीकेंट्स आर सिलेक्टेड, वो यहाँ पे कह रहा है कि तीन एप्लीकेंट्स जो ना वो सिलेक्टेड करने हैं एट रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तीनों के तीनों एडमिट होंगे, कोई भी एडमिट नहीं होगा और एक सिर्फ एडमिट होगा। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमने ये लिखना है कि यहाँ पे टोटल एप्लीकेंट्स कितने हैं एंड कितने हमने सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे तीन एप्लीकेंट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे थ्री एप्लीकेंट्स, एन इक्वल टू थ्री आएगा। एन का मतलब यहाँ पे टोटल एप्लीकेंट्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्वेश्चन में मेंशन किए गए हैं। और पी का मतलब क्या है, पी का मतलब यहाँ पे ये है कि एक एप्लीकेंट है, वो स्कूल में एडमिट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 दी हुई है। प्रोबेबिलिटी उसकी 0.5 दी हुई है। ये पी का मतलब है कि वो स्कूल में एडमिट होगा। पी का पी इक्वल टू 0.5 है। यहाँ पे ये इक्वल का साइन है, आपको छोड़ ना समझिएगा, ठीक है, माइनस ना समझिएगा। तो यहाँ पे याद रखना आप लोगों ने, पी का मतलब क्या है, पी का मतलब है कि स्कूल में एप्लीकेंट जो ना वो एडमिट हो जाएगा। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि ये तो एडमिट होने की है, अगर वो एडमिट नहीं होगा, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कि हो सकता है उसको दाखिला ना मिले, एडमिट ना हो, तो वो हम कैसे निकालेंगे। एडमिट होने की प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पे सवाल में उसने दे ही दी है, लेकिन हम जब ना होने की, एडमिट ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे। तो वो हम इस तरीके से निकालेंगे, क्यू इक्वल टू वन माइनस पी। वन में से हम इसको माइनस कर देंगे। ये जो पी है ना, इस पी को हम वन में से माइनस करेंगे। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि जब याद रखना आप लोगों ने कि पी और यहाँ पे क्यू दोनों को हम जब ऐड करते हैं तो उसका आंसर जो ना वो वन आता है। पी का मतलब होता है किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, और क्यू का मतलब होता है ना होने की प्रोबेबिलिटी। एक इवेंट होता है ना, उस इवेंट में दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो वो होगा या फिर नहीं होगा। जैसा कि हम कॉइन है, कॉइन को टॉस करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, या तो वो हेड आएगा या वो हेड नहीं आएगा, दो ही ऑप्शन है ना। तो यहाँ पे वही चीज है कि जब हम एक स्टूडेंट है या एक एप्लीकेंट है, वो स्कूल में एडमिट होगा या फिर नहीं होगा, दोनों को जब हम जमा करेंगे तो ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो वन की इक्वल आएगी। टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि जिसमें होने और ना होने दोनों की प्रोबेबिलिटी शामिल होगी, दोनों को हम ऐड करेंगे। पी प्लस क्यू इक्वल टू वन। क्योंकि हमने क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे क्यू हमारे पास यहीं पे रह जाएगा। जस्ट हम ये जो पी है, ये पी हम राइट साइड पे लेकर जाएंगे, तो ये वन में से इसको माइनस कर देंगे पी को। तो पी में से वन में से पी को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, वन में से पी को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, वन में से हम पी को माइनस करें, पी की वैल्यू हमारे पास है 0.5। तो 0.5 वन में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.5 ही आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि P की वैल्यू भी हमारे पास 0.5 है और Q की वैल्यू भी हमारे पास 0.5 है। दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। N की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, P की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, Q की वैल्यू भी हमने निकाली है। ये तीनों वैल्यूज हमने जब निकाल लेंगे ना, तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन जो ना वो आसान हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। P इक्वल टू, या P इंटू एक्स, आप यहाँ पे यूं भी लिख सकते हैं, P इंटू एक्स। यहाँ पे आप यूं लिख लें, P इंटू एक्स इक्वल टू 3C, 3C, और यहाँ पे के की जगह पे आप एक्स लिख लें। अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे आप के रहने दें, सिर्फ एक्स ही लिख लें, ठीक है, तो भी चल जाएगा। और उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा पी की पावर यहाँ पे आ जाएगी, के की जगह पे आप एक्स लिख लें। अगर आप लिखना चाहें तो आप, ठीक है, अगर आप एज इट इज जैसे ये फार्मूला दिया हुआ वैसे भी लिखना चाहिए तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। एक्स इक्वल टू के दिया हुआ, के का मतलब यहाँ पे हमने वैल्यूज वो लेनी है जो यहाँ पे तीनों स्टूडेंट्स की हैं, पहला स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा तो स्टूडेंट। तो ये हर एक की हमने यहाँ पे वैल्यू, एक्स की वैल्यू हमने लेनी है। एक्चुअली ये के जो है ना, ये एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो आप एक्स लिखना चाहें या के लिखना चाहें, एक ही बात है। यहाँ पे अगर आप एक्स लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें एक्स इक्वल टू के लिख लें तो भी सही है। तो यहाँ पे हमारे पास ये तो फार्मूला है 3C के। आप इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप लोगों ने लिखने का तरीका का याद रखना है, यहाँ पे थ्री लिखेंगे, सी लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे के।
ठीक है, इस तरीके से आपने लिखना है 3 ck, 3 ck। और उसके बाद आप यहां पे लिखेंगे p की पावर k। अब k लिख लें, उसके बाद q की पावर n माइनस के, यहाँ पे लिखना है q की पावर n माइनस के। यहाँ पे 3 क्यों लिखा हुआ है ये आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे n की जगह पे 3 लिख दिया है। ठीक है, एन की जगह पे उसने 3 लिख दिया है, तो यहाँ पे एन माइनस के आ जाएगा। तो एन की जगह पे 3 3 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और फार्मूला, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ तो ये सिर्फ फार्मूले में ही आप लोगों को यही चीजें लिख के दिखाऊंगा। ओके, तो ये हमारे पास है फार्मूला। जब आप ये फार्मूला याद कर लेंगे, लिख लेंगे, तो फिर आप लोगों का अगला काम हो जाएगा, कोई मुश्किल काम ही नहीं है। 3 ck, ये 3 कहाँ से आया है? ये 3 ये वाला है, यहाँ पे 3 की जगह पे आप एन लिख सकते हैं, NCK। ठीक है, NCK, 3 की जगह पे आप एन लिख सकते हैं। यहाँ पे NCK, p की पावर k, q की पावर n माइनस के, ये फार्मूला है, आपने इसको याद रखना है। अब यहाँ पे आप लोगों ने जस्ट वैल्यूज लगानी है और हमारे पास आंसर आता जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं। जब भी हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3। जीरो का मतलब क्या है? जीरो का मतलब यह है कि वो एडमिट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें 3 c 0। ठीक है, 3 c 0, और उसके बाद p की वैल्यू 0.5 है और k की वैल्यू यहाँ पे 0 है। q की वैल्यू भी 0.5 है, और उसके बाद ये 3 माइनस के है, तो 3 में से 0 माइनस करेंगे तो वो 3 ही आएगा, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। अब इसको हल करेंगे। 3 c 0 आप कैसे लेंगे? आप अपने कैलकुलेटर निकालें, आपके पास होगा, तो उसमें आपने पहले 3 पुट बटन प्रेस करना है, फिर आपने NCR वाला बटन आप लोगों को नजर आएगा। ठीक है, तो वो बटन आपने प्रेस करना है, फिर आपने 0 वाला बटन प्रेस करना है। ये काम करना आप लोगों ने, ये आप लोगों को बड़ी कैलकुलेशन से बचा रहा हूँ। ठीक है, मजीद कैलकुलेशन से बचा रहा हूँ। आसान तरीका इसका ये है कि आप पहले 3 वाला बटन प्रेस करेंगे, फिर NCR वाला, फिर 0 वाला, तो ये इसकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये रही बात NCR वाला बटन कहाँ पे होगा। देखिए, कुछ कैलकुलेटर पे जो ना वो ऊपर ही होता है, ऊपर वाले जो बटन दिए होते हैं 1 2 3 4 5 से ऊपर वाले जो बटन दिए होते हैं, उसमें फर्स्ट रो में या सेकंड रो में NCR वाला बटन दिया होता है। और कुछ कैलकुलेटर ऐसे होते हैं जहाँ पे तकसीम वाला बटन होता है ना। ठीक है, तकसीम वाला बटन होता है, तो तकसीम वाले बटन के साथ दिया होता है। वो जो तकसीम वाला बटन होता है, उसको वहां पे आप NCR ड्रैग नहीं लगा सकते। उसको लगाने के लिए आपने पहले क्या करना है, शिफ्ट वाला बटन प्रेस करना है, फिर तकसीम वाला बटन प्रेस करना है, तो ये NCR आ जाएगा। लेकिन अगर बटन ऊपर दिया हुआ है, फर्स्ट रो में या सेकंड रो में थर्ड रो में, ऊपर वाले ब्लैक बटन में दिया हुआ है या जो भी है, वहां पे अगर दिया हो तो वहां पर डायरेक्ट जो ना वो आप बटन प्रेस करेंगे तो NCR आ जाएगा। लेकिन अगर तकसीम के साथ दिया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, तो वहां पे फिर आपने शिफ्ट वाला बटन प्रेस करना है और फिर आपने तकसीम वाला बटन प्रेस करना है, तो यहाँ पे NCR वाला बटन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 c 0 की वैल्यू भी आ जाएगी 1, और 0.5 की वैल्यू, 0.5 की पावर 0 है तो वो भी 1 आ जाएगा। 0.5 की पावर 3 है तो वो आ जाएगा 0.125। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.125 आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे x की वैल्यू 1 है। ये x की वैल्यू 1 का मतलब क्या है, कि यहाँ पे एक स्टूडेंट या एक एप्लीकेंट एडमिट होगा, एक एप्लीकेंट एडमिट होगा। तो ये 3 c 1 x की वैल्यू जो ना वो यहाँ पे 1 आ जाएगी, k की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ पे 0 की जगह पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 में से 1 माइनस करेंगे ये 2 रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 माइनस की है ना, तो k की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको हल करेंगे सेम उसी तरीके से ही, कि आपने क्या करना है, पहले ये 3 वाला बटन प्रेस करना है, फिर आपने NCR वाला बटन प्रेस करना है, फिर 1 वाला बटन प्रेस करना है, इक्वल टू हमारा आंसर आ जाएगा 3। फिर 0.5 की पावर 1 लेंगे तो वो 0.5 आ जाएगा, 0.5 की पावर 2 लेंगे तो वो 0.25 आ जाएगा। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.375 आ जाएगा। इस तरीके से 3 c 2 है, इसमें भी आप ऐसे ही करना है। ठीक है, पहले 3 वाला बटन प्रेस करेंगे, फिर NCR वाला बटन प्रेस करेंगे, फिर 2 वाला बटन प्रेस करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। और उसके बाद 0.5 की पावर 2 लेंगे तो वो 0.25 आ जाएगा, 0.5 की पावर 1 लेंगे तो वो 0.5 आ जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.375 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, लास्ट वाला पार्ट है, इसमें देखें 3 c 3 है, मतलब कि तीनों के तीनों एडमिट हो जाएंगे। अब तीनों के तीनों एडमिट होने की चांसेस बहुत कम होती हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम चेक करते हैं। 3 c 3, इसका आंसर आप निकालेंगे तो ये 1 आएगा, कैलकुलेटर पे निकाल लेना। 0.5 की पावर 3 लेंगे तो वो 0.125 आ जाएगा, और 0.5 की पावर 0 लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.125 आ जाएगा। सो यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट क्या थी, जब आप ये सारा टेबल बना लेंगे, इस टेबल में ही हमारा सारा जवाब आ गया है, मौजूद है। वैसे भी मैंने कहा कि इसका एक और तरीका भी है। ठीक है,
लेकिन ये वाला करना है आप लोगों ने, ये आसान है। और इसके ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये मजीद क्वेश्चन में भी ऐड होगा, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है इस फार्मूले की। तो इंशाल्लाह बाकी जगहों पे भी ये आप लोगों के काम आएगा चैप्टर 2 में। ठीक है। तो यहाँ पे सवाल ये था कि ऑल थ्री विल बी एडमिटेड, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि तीनों के तीनों एडमिट होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू 3 है। और जब एक्स की वैल्यू 3 होगी तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी 0.125 आई है। तो एक्स इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी 0.125 आई है। यहाँ पे याद रखना ये इक्वल के साइन है, आपने इसको माइनस नहीं समझ लेना। ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है नन विल बी एडमिट, जीरो, मतलब कोई भी एडमिट नहीं होगा, जीरो होगा। तो उसका मतलब यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है 0.125। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। और इसके बाद वो कह रहा है कि ओनली वन विल बी एडमिट, एक एडमिट होगा, बाकी नहीं होंगे। तो यहाँ पे वो लिखा वन, वन एडमिट होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.375 दी हुई है। और आगे सवाल अगर वो कहता है कि टू विल बी एडमिट, ये एक्स्ट्रा सवाल है, टू विल बी एडमिट, अगर दो एडमिट होंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे ये दी हुई है। आप लोगों से किसी भी तरीके से वो सवाल पूछते हैं तो आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है। सो उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन को समझ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप ये असाइनमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, मजीद ये कंप्लीट असाइनमेंट आप लोगों ने डाउनलोड करनी है तो आप लोगों ने गूगल पे आ जाना है, और यहाँ पे आप लोगों ने गूगल पे सर्च करना है मिस्टर पाकिस्तानी। और ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है मिस्टर पाकिस्तानी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा AIOU BA सॉल्व असाइनमेंट्स, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके जितनी भी असाइनमेंट्स हैं 1429 कोड की भी यहाँ पे आपको मिलेंगी, बाकी कोर्स की भी यहाँ पे मिलेंगी, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है। सो उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर क्वेश्चन की समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।